नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टीवी 27 न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। केजरीवाल से जुड़े दो मामले पर आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। रिमांड खत्म होने के मामले में आज सुनवाई होनी है। दोपहर 2 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका भी दायर की गई है। सीएम पद से हटाने की याचिका पर भी आज सुनवाई होगी। आपको बता दें कि 6 दिन की न्यायिक हिरासत यानी कि ईडी के रिमांड पर रह रहे अरविंद केजरीवाल की 6 दिन के रिमांड की अवधि आज खत्म होती है, जिसके बाद आज दोपहर 2 बजे उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी रिमांड की अवधि बढ़ाने के लेकर भी मांग कर सकती है और इसी के बीच बड़ी खबर, बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका पर भी आज दोपहर 2 बजे दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका भी दायर की गई है, यानी कि आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल से जुड़े दो याचिकाओं पर सुनवाई होगी, जिनमें पहला है ईडी के 6 दिन के रिमांड खत्म होने पर आज उनकी पेशी होनी थी और सूत्र बताते हैं कि ईडी रिमांड की अवधि और बढ़ाने की मांग कर सकता है। वहीं अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने का इस्तीफा की अर्जी भी लगाई गई थी। इस याचिका पर भी आज दोपहर 2 बजे दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि कथित शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को गलत करार देते हुए दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं कुछ समय से, तो वहीं बीजेपी लगातार नैतिकता के आधार पर उनके इस्तीफे की मांग कर रही है और आज दिल्ली में इसको लेकर बीजेपी प्रदर्शन भी कर रही है। इसी बीच आज दोपहर 2 बजे अरविंद केजरीवाल से जुड़ी दो याचिका पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। पूरी जानकारी के साथ हमारी संवाददाता आयुषी मिश्रा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। आयुषी, अब कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर भी याचिका दायर कर दी गई है और आज उस पर भी सुनवाई होनी है। क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, ये तो है ही, क्या इस्तीफा भी देने पर उनको मजबूर होना पड़ेगा? नहीं, साफ तौर पे देखा जाए तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी वो भी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो जिसको लेकर विपक्ष को इसको लेकर काफी दिक्कतें हो रही हैं और विपक्ष लगातार इस्तीफे की मांग कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अच्छे से पता है कि संविधान में क्या प्रावधान दिए गए हैं, क्या नियम है और उसके अनुसार वो चाहे तो वो इस्तीफा ना दे, ये भी संभव है, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पहले दिन से इस्तीफा ना देने को लेकर अपने स्टैंड को लेकर क्लियर थे। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी लगातार इस्तीफे की मांग कर रही है, सड़कों पर आ रही है, प्रोटेस्ट कर रही है और अब कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं आज कोर्ट में स्पष्ट होगा कि कई ऐसे सवाल हैं जो इन दिनों दिल्ली वालों के मन में घूम रहे होंगे कि आखिर मुख्यमंत्री जेल चले गए तो सरकार कैसे चलेगी, और अगर वो जेल से सरकार चलाना चाहते हैं तो जेल मैनुअल के नियमों का क्या होगा। तो ऐसे में कई ऐसी प्रश्न हैं जिनसे आज पर्दा हटेगा, जो कोर्ट साफ साफ क्लियर करेगा। बिल्कुल आयुषी, हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं और यही मैं जानना चाहती हूँ कि देखिए, जेल के भी कुछ नियम होते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वो जेल से अपनी सरकार चलाएंगे, तो जो जेल के नियम हैं उनका क्या? बीजेपी लगातार उनके इस्तीफे को लेकर मांग कर ही रही है। अब कोर्ट में भी याचिका दायर कर दी गई है और देखा जाए तो प्रैक्टिकली भी संभव नहीं लगता सलाखों के पीछे से सरकार चलाना। तो क्या अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना ही पड़ेगा या फिर कोई ना कोई चारा या रास्ता निकाला जा सकता है कि वो जेल से भी अपनी सरकार चला सके? बिल्कुल शिवानी, चाहे वो प्रैक्टिकली हो, एथिकली हो, मॉरली हो, बिल्कुल सही नहीं लगता जेल के पीछे सरकार चलाना। लेकिन ये आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी को अच्छे से पता है कि इस देश की राजनीति में कब क्या बदलाव करना है। आज से पहले हमने कभी नहीं देखा कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जेल गया हो और सरकार न गिरी हो, लेकिन दिल्ली में सरकार गिरने जैसी कोई खतरा नहीं है। जब तक एलजी का हस्तक्षेप करके राष्ट्रपति शासन नहीं लागू कर देते हैं, तब तक दिल्ली की सरकार नहीं गिर सकती है।
और आयुषी, ये भी कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सड़कों की राजनीति करने में पारंगत है। सड़क से राजनीति कैसे की जाती है, इसमें कहीं ना कहीं वो कई बार बीजेपी से भी आगे निकल जाते हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी अपने नेता के लिए सड़कों पर लगातार उतरते आए हैं। बीते दिनों हमने देखा कि दिल्ली में क्या कुछ हुआ और आज जब राउज एवेन्यू कोर्ट में पहली याचिका की अगर हम बात करें, ईडी की रिमांड 6 दिन की रिमांड जो थी वो आज खत्म हो जाएगी और कहा जा रहा है कि ईडी अब रिमांड की अवधि बढ़ाने को लेकर भी कोर्ट में रिक्वेस्ट कर सकती है, अपनी बात रख सकती है। उसको लेकर के क्या लगता है आयुषी, क्या रिमांड की अवधि बढ़ाई जा सकती है? बिल्कुल सही कहा शिवानी आपने कि आम आदमी पार्टी सड़कों की राजनीति करने में पारंगत है और जिस तरीके से वो जनता से जो इमोशनल कनेक्ट है अरविंद केजरीवाल का, वो हमेशा से उनके लिए एक यूएसपी रही है। लेकिन अगर आज की बात की जाए कि जिस तरीके से वो सलाखों के पीछे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में, तो जनता से वो कितने कनेक्ट कर पा रहे हैं, जनता उनको किस नजर से देख रही है, ये आम आदमी पार्टी टटोलने में लगी हुई है, जानने में लगी हुई है। और इसीलिए आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता आपको सड़कों पे आवाज बुलंद करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर आज कोर्ट की बात कर ले तो जहां एक तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी आज खत्म हो जाएगी, जिसको लेकर फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और ये पूरी उम्मीद है कि ईडी फिर से अपनी कस्टडी की मांग करेगी, क्योंकि ईडी के पास कई ऐसे सवाल हैं। ईडी को आमने सामने बैठा के आरोपियों को इंट्रोगेशन करना है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं ईडी कुछ और दिनों की मोहलत मांग सकती है। लेकिन वही अगर इस्तीफे की बात कर ले तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं, या उनका वो अगर देना जरूरी है या नहीं, ये इस पर जब आज चर्चा होगी तो मुझे लगता है सबकी नजरें उस पर टिकी होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो एक सुर में कहती नजर आ रही है कि सरकार जेल से चलेगी, तो क्या न्यायालय इस चीज को किस नजर से देखता है, न्यायालय इस चीज को कैसे स्वीकारता है और कितना समर्थन आम आदमी पार्टी को करता है, न्यायिक रूप से कितना समर्थन मिलता है, ये देखने वाली बात है जी। और जब आज ये बहस होगी, जब दलीलें दी जाएंगी इसको लेकर, इस्तीफे को लेकर के, तो पूरी दिल्ली नहीं पूरे देश की नजरें कोर्ट रूम में टिकी होगी, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जेल में है और उसने इस्तीफा न देते हुए जेल से सरकार चलाने का ऐलान बिल्कुल, किया है। ये बिल्कुल पहली बार हुआ है जब एक कार्यरत मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया और वो जेल के पीछे से सरकार चलाने की बात कर रहा है। आयुषी, इस मुद्दे पर तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद, लेकिन आप बने रहे हमारे साथ क्योंकि और खबरों पर जानकारियों के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल खबर में आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब गोवा में 3 आम आदमी पार्टी के नेताओं को ईडी ने समन भेजा है। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल समेत कई बड़े नेता पहले से ही ईडी की चपेट में हैं और अब बड़ी खबर, बड़ी जानकारी ये सामने आई है कि आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को ईडी ने एक बार फिर से समन भेजा है और आज पूछताछ के लिए बुलाया है। 3 नेताओं को आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। कथित शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के 3 और नेताओं को ईडी की तरफ से समन भेजा गया है। गोवा में 3 आप नेताओं को आज समन भेजकर ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। कथित शराब घोटाला मामले की चपेट में पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी आती हुई दिख रही है, क्योंकि पार्टी के संयोजक खुद इस पूरे मामले पर अदालत के चक्कर काट रहे हैं। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में एक बार फिर से उनकी पेशी होनी है, उनसे जुड़ी 2 याचिका पर आज सुनवाई होनी है। इसी बीच उनके कई बड़े नेता सलाखों के पीछे पहले से ही है। के कविता का नाम भी इसमें सामने आया था और अब 3 और आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ईडी का शिकंजा कसा है। और अब खबर में आगे बढ़ेंगे। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने एक बड़ा दावा किया है। केजरीवाल आज कोर्ट में सबूत देंगे, सुनीता ने कहा है। कोर्ट में बड़ा खुलासा करेंगे केजरीवाल। देखिए, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से जुड़ी 2 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में माफ कीजिएगा नहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में 6 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की पेशी है। कहा जा रहा है कि ईडी रिमांड की अवधि बढ़ाने की बात रखेगी कोर्ट में। वहीं दूसरी तरफ इसी बीच सुनीता केजरीवाल ने बड़ा दावा किया है। सुनीता केजरीवाल ने कहा है कि आज अरविंद केजरीवाल कोर्ट में सबूत देंगे, बड़ा खुलासा करेंगे।
बीजेपी कार्यकर्ताओं का आज प्रदर्शन होने वाला है। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर बीजेपी के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। नैतिकता के आधार पर लगातार अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर के पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं दिल्ली में। आपको बता दें कि लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर के बीजेपी प्रदर्शन कर रही है और इसी कड़ी में आज फिर दिल्ली में बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ा विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं, जिसको लेकर के पुलिस ने प्रशासनिक व्यवस्था को चौकस किया है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीजेपी ने कई राज्यों के चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की तैयारी तेजी से चल रही है। अलका गुर्जर को दिल्ली बीजेपी का सह प्रभारी बनाया गया है। दिनेश शर्मा को महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया गया है। आपको बता दें कि प्रभारियों की सूची जारी की है, जिसमें 10 प्रभारी और 8 सह प्रभारी को भाजपा ने नियुक्त किया है। दिल्ली के बीजेपी प्रभारी ओपी धनखड़ को बनाया गया है, जहां अलका गुर्जर दिल्ली के बीजेपी की सह प्रभारी बनाई गई है। वहीं बीजेपी ने दिनेश शर्मा को महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया है। निर्मल कुमार सुराना महाराष्ट्र के सह प्रभारी बनाए गए हैं। जयभान सिंह पवैया महाराष्ट्र के सह प्रभारी बनाए गए हैं। असम बीजेपी के प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु बनाए गए हैं, तो वही अभय पाटिल को तेलंगाना का प्रभारी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ से नितिन नवीन को प्रभारी बनाया गया है। नवीन कुमार कटिल को केरल का सह प्रभारी बनाया गया है। संजय भाटिया, रमेश विधुड़ी यूपी के सह प्रभारी बनाए गए हैं। संजीव चौरसिया भी यूपी के सह प्रभारी बनाए गए हैं। मिजोरम से बीजेपी के प्रभारी देवेश कुमार बनाए गए हैं। वहीं नालिन कोहली नागालैंड से बीजेपी के प्रभारी बनाए गए हैं। मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर में बीजेपी ने अजीत गोपच्छरे को अपना प्रभारी बनाया है। वहीं अविनाश राय खन्ना को त्रिपुरा का प्रभारी बनाया है। मेघालय से बीजेपी ने चूबा आओ को अपना प्रभारी बनाया है। वहीं रघुनाथ कुलकर्णी अंडमान निकोबार के सह प्रभारी बनाए गए हैं। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। कांग्रेस की लोकसभा उम्मीदवारों की 8वीं लिस्ट जारी हो गई है। 4 राज्यों की 14 लोकसभा उम्मीदवारों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। शिवराज चौहान के खिलाफ प्रताप भानु शर्मा को कांग्रेस की तरफ से टिकट दिया गया है। गुना में सिंधिया के खिलाफ राव यावेंद्र को टिकट दिया गया है। दमोह से तरबर सिंह लोधी को कांग्रेस ने टिकट दिया है। यूपी के महाराजगंज से सुप्रिया श्रीनेत का टिकट काट कर महाराजगंज लोकसभा सीट से वीरेंद्र चौधरी को टिकट दिया गया है। कांग्रेस की लोकसभा उम्मीदवारों की 8वीं लिस्ट सामने आ गई है, जहां 4 राज्यों की 14 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों का नाम कांग्रेस ने उजागर कर दिए हैं। गुना में सिंधिया के खिलाफ राव यतेंद्र को, तो दमोह से तरवर सिंह लोधी को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं आपको बता दें कि वीरेंद्र चौधरी को इस बार महाराजगंज से लोकसभा की टिकट दी गई है। एक बार फिर से आयुषी मिश्रा के पास चलेंगे। आयुषी, कांग्रेस लगातार अपने कद्दावर नेताओं को चुनाव में उतारती हुई दिख रही है। बीजेपी के खिलाफ अपने तमाम बड़े चेहरों को लेकर राजनीतिक मैदान में आ रही है। किसी भी तरीके का प्रयोग करने के लिए तैयार नहीं है। विधानसभा में ये फॉर्मूला काम नहीं आया था, क्या लगता है लोकसभा में आएगा? बिल्कुल, जिस तरीके से आरजेडी और कांग्रेस दोनों मिलकर पहले सीट बंटवारा करती हैं इंडिया अलायंस के अंतर्गत, और उसके बाद अब जो धीरे धीरे नाम सामने आ रहे हैं उससे साफ पता चलता है शिवानी कि ये पूरी कोशिश कर रहे हैं वही फॉर्मूला इस्तेमाल करने का, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज की एश्योरिटी है कि आरजेडी जिस तरीके से काम करती आई है बिहार में, और आरजेडी का जो दमखम रहा है, जो उनकी पकड़ रही है उस पार्टी की बिहार में, वो बिल्कुल अलग रही है। लेकिन इसके बावजूद आरजेडी 2019 लोकसभा चुनाव में एक भी सीट लाने में सक्षम नहीं रही। तो ये एक बड़ा सवाल बनता है कि आखिर जनता जिस पार्टी को विधानसभा चुनाव में भारी मतों से एक सबसे बड़ी पार्टी बनाती है, आयुषी केवल बिहार की हम बात नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस की 8वीं सूची जारी हुई है और कई राज्यों से उम्मीदवारों के नाम कांग्रेस ने इसमें दिए हैं। हम इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं, जहां हम देख पा रहे हैं कांग्रेस की रणनीति को जितना समझ पा रहे हैं, हमने देखा कि कांग्रेस ने अपने कद्दावर नेताओं को उतारा है। बिल्कुल शिवानी, कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस पूरी तरीके से इस कोशिश में है
कि ऐसी कोई भी सीट, क्योंकि इससे पहले जब भी इंडिया अलायंस की बैठक हुई है तो यही बाद में कहा गया है कि हम हर सीट का निरीक्षण करेंगे। उस सीट पर जिनकी सबसे ज्यादा पकड़ होगी, जिस भी पार्टी की होगी अलायंस के अंदर, उनको वो सीटें दी जाएंगी। तो ऐसे में अगर कांग्रेस अपने अपने सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है तो कांग्रेस ने पहले अच्छे से निरीक्षण जरूर किया होगा, जिसकी वजह से इतना जी लेट जाके अब जी जाके। आयुषी, इसके लिए आपका धन्यवाद, इन जानकारियों के लिए। आपके पास फिर लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। और अब बिहार की राजनीति की बात करेंगे। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान की खबर सामने आ रही है। आरएलडी कांग्रेस में फ्रेंडली फाइट हो सकती है। कांग्रेस नेताओं की पप्पू यादव को उतारने की मांग है। आलाकमान से कांग्रेस नेताओं की सिंबल लेने की मांग है। वहीं आरजेडी से बीमा भारती 3 अप्रैल को नामांकन करेंगी। आपको बता दें कि आरजेडी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर फ्रेंडली फाइट की खबर बिहार की राजनीति से सामने आ रही है, जहां आलाकमान से कांग्रेस नेताओं के टिकट कटने की बात सामने आई है। आरजेडी से बीमा भारती को टिकट मिल सकता है। बिहार की राजनीति में टिकट बंटवारे को और सीट शेयरिंग को लेकर के क्या कुछ हो रहा है, विशेष करके इंडिया गठबंधन में, आरजेडी में और कांग्रेस में, इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए एक बार फिर से हमारी संवाददाता आयुषी मिश्रा का रुख करेंगे। आयुषी, बिहार में कहा जा रहा है कि फ्रेंडली फाइट कांग्रेस और आरजेडी के बीच में हो रहा है। ये फ्रेंडली फाइट के मायने क्या समझे जाए? क्या सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन रही है, इसको कहने का एक सॉफ्ट तरीका है ये? देखिए शिवानी, राजनीति में कभी भी फ्रेंडली फाइट नहीं होता है। हालांकि आप स्पोर्टिंगली लेते हैं जीत और हार को, लेकिन इसके बावजूद अगर आप मैदान में हैं तो आप दोस्त नहीं हो सकते, आप एक दूसरे के कॉम्पिटिटर ही होते हैं। लेकिन जिस तरीके से दोनों पार्टियां अलायंस के अंदर में हैं, दोनों पार्टियों ने मिलकर लोकसभा सीटों का बंटवारा किया है, सीटों का निरीक्षण किया है, देखा है कि किस सीट पर कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है। लेकिन जिस तरीके से एक सीट जो बिहार की आज के समय में सुर्खियों में है, वो है पूर्णिया। क्योंकि शिवानी, जिस तरीके से देखा जाए तो कुछ ही दिन पहले बीमा भारती जो है वो जदयू से आरजेडी में आई थी। वो विधायक रह चुकी हैं 5 बार की, और बीमा भारती ने कुछ ही महीने पहले आरजेडी ज्वाइन किया था। वहीं अगर पप्पू यादव की बात कर ले, जो कहते हैं कि उनकी कर्म भूमि उनकी माँ है पूर्णिया, यानी कि वो मर जाएंगे लेकिन वो पूर्णिया को नहीं छोड़ेंगे। वो वहां से सांसद रह चुके हैं। बिल्कुल, तो इसको फ्रेंडली फाइट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब चुनावी मैदान में आप होते हैं तो कॉम्पिटिटर होते हैं, गठबंधन में लड़ रहे हैं, लेकिन सीट शेयरिंग एक अहम मुद्दा है जिसको लेकर के फ्रेंडली फाइट कभी भी नहीं होती है। और बिहार की राजनीति में विशेष करके जब लालू यादव और उनकी पार्टी शामिल हो तो ऐसा कतई नहीं होता है। खबर में अब आगे बढ़ेंगे, महाराष्ट्र की राजनीति की बात करेंगे। महायुति में 90% सीटों पर सहमति बन गई है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रत्याशियों के नाम आज वो साझा कर सकते हैं। सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जा सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लंबे समय से सीट शेयरिंग को लेकर फंसा हुआ पेच अब सुलझ गया है। खबरें हैं कि सीट शेयरिंग पर 90% बात बन गई है और आज महायुति में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता मुरारी सिंह जुड़ गए हैं। मुरारी, सीट शेयरिंग का पेच लंबे समय से फंसा हुआ था, अब कहा जा रहा है कि बात बन गई है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। क्या लगता है इस पूरे प्रकरण पर किसका पलड़ा भारी होगा? और महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस किन रणनीतियों के तहत किन किन उम्मीदवारों को उतारेंगे, किन नामों की चर्चा हो रही है? जी शिवानी, बिल्कुल सही कहना है। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी में जितने विवाद चल रहे थे उतने विवाद मौजूदा सरकार में भी थे। हालांकि ये माना जा रहा है कि 90% जो है वो सीट शेयरिंग को लेकर फडणवीस और अजित पवार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच में फार्मूला तैयार किया गया है। आज
साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है। रहा सीट शेयरिंग को लेकर के कि किस सीट पर जो है दांव फंसा हुआ है, तो कह सकते हैं कि थाने की जो एक सीट है उस पर पहले ही एकनाथ शिंदे ने अपना दबाव डाला है। अगर अजीत दादा पवार की बात करें तो उन्होंने पहले ही मुंबई की 6 सीटों से अपना हाथ उठा चुके हैं। तो जो सीट शेयरिंग को लेकर के जो असमंजस था उसमें कहीं न कहीं जिस तरीके से लगातार अमित शाह से मुलाकात हुई, बातचीत हुई और उसके बाद मुंबई में जिस तरीके से वर्षा बंगले पर, सह्याद्री बंगले पर दिन रात बैठक चली है, उसमें माना जा रहा है कि 90% समझौते को लेकर बात पूरी हो चुकी है। और आज दोपहर बाद जो है उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने उम्मीदवारों का नाम जाहिर कर सकते हैं। हालांकि जो सीट उत्तर मुंबई की सीट थी, इस पर पहले ही बीजेपी ने अपना दांव खेलते हुए पीयूष गोयल को मैदान में उतारा है। हालांकि अभी भी जो मुंबई की 5 सीटें सबसे पॉश मानी जाती है, उन सीटों पर कौन कौन से उम्मीदवार होंगे और शिंदे कितने सीट पे लड़ेंगे, फडणवीस कितने सीट पे लड़ेंगे, ये आज क्लियर हो जाएगा। जी मुरारी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बात करेंगे। रामपुर सीट पर समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार मोहिबुल्लाह नकवी, असीम राजा ने नामांकन किया है। मुरादाबाद सीट से पहले एसटी हसन ने पर्चा भरा। कल रुचि वीरा ने भी एसपी की तरफ से पर्चा भरा। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। रामपुर सीट से मोहिबुल्लाह नदवी और असीम राजा ने अपना नामांकन भरा है। वहीं इससे पहले मुरादाबाद की सीट से नामांकन भरा जा चुका है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी प्रत्याशियों के नाम अब आने शुरू हो गए हैं, जहां मुरादाबाद सीट से पहले एसटी हसन ने पर्चा भरा था और कल रुचि वीरा ने भी एसपी की तरफ से पर्चा भरा था। रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार सामने आए हैं। मोहिबुल्लाह नदवी और आसिम राजा ने अपना नामांकन भरा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 नाम एक ही सीट से सामने आए हैं। रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार सामने आए हैं। मोहिबुल्लाह नदवी और असीम राजा एक ही सीट से नामांकन भरे हैं। कल रुचि वीरा ने भी सपा की तरफ से पर्चा भरा था। पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ अभिषेक मनी त्रिपाठी जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। अभिषेक, समाजवादी पार्टी क्या सामंजस्य नहीं बिठा पा रही, क्या कारण है? 1 सीट और 2 उम्मीदवार। जी बिल्कुल, देखिए आपसे बताना चाहेंगे, सबसे पहले अगर रामपुर की बात करें तो रामपुर हॉट सीट में से है, क्योंकि रामपुर में अब तक जो है जो वर्चस्व चलता था वो आजम खां का चलता था। हालांकि आजम खां जेल में है। उसके बाद से कुछ दिन पहले ही अभी अखिलेश यादव जो है आजम खां से मिल के आए थे, और जो अंदर खाने से जो खबर मिली थी, बाद में इसको आधिकारिक पुष्टि हुई कि आजम खां चाहते थे कि रामपुर से अखिलेश यादव चुनाव लाए। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। तो उन्होंने जो है एसटी हसन को सामने लाया, क्योंकि एसटी हसन उनका वहां पे अच्छा दबदबा रहा है और पहले भी वो वहां से जीत चुके हैं। उसके बाद से एक नया नाम आया रुचि वीरा, जिसके बाद से सियासी हलचल और तेज हो गई। हालांकि जो कल देर शाम नामांकन के बाद से जो पुष्टि हुई है वो ये चीज सामने आई है कि रुचि वीरा ही समाजवादी पार्टी की मुख्य कैंडिडेट हैं, क्योंकि आधिकारिक तौर पर अखिलेश यादव ने इस चीज की पुष्टि भी कर दी है। अब अगर बात करते हैं एसटी हसन की, तो एसटी हसन के जो दस्तावेज जमा हुए हैं उसमें पार्टी की तरफ से जो दिए जाते जो कागजात दिए जाते हैं वो उसमें नहीं है, जिसको लेकर डीएम ने साफ किया कि जो टेक्निकल जो पॉइंट होते हैं उसके हिसाब से रुचि वीरा ही कैंडिडेट है। तो मतलब तमाम लोगों ने पर्चा भरा है, लेकिन एक नाम की पुष्टि हुई है। अभिषेक, क्या लगता है पार्टी के अंदर एक पार्टिकुलर सीट पर किसी तरह का कला है? क्या कारण है कि तमाम उम्मीदवार एक सीट से पर्चा भर रहे हैं, जबकि ऐलान एक ही प्रत्याशी के नाम का हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए रामपुर की स्थिति इस समय बेहद ही जो है जो देखने वाली बात हुई कि अभी जो नई जो सूचना मिल रही है, आजम खान ने चुनाव का बहिष्कार भी किया है। वहां के लोग चुनाव का बहिष्कार, जो सपा पार्टी के लोग हैं वो चुनाव का बहिष्कार भी कर रहे हैं। इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। तो कहीं ना जो अंतर कलह जो चल रही है समाजवादी पार्टी में, वो रामपुर में देखने को मिल रही है। क्योंकि मैंने आपसे बताया कि अखिलेश यादव, हालांकि इन्होंने मेडिकल का बहाना दिया कि हम स्वास्थ्य को देखने जा रहे हैं आजम खां के, लेकिन उसी दौरान आजम खान ने इनसे साफ कहा था कि अखिलेश यादव कहते हैं रामपुर से चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने वहां से चुनाव नहीं लड़ा। और इसके बाद से बिल्कुल, तो रामपुर सीट पर समाजवादी पार्टी का रुख साफ नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं पार्टी सामंजस्य बनाने में सक्षम नहीं दिख रही है, क्योंकि 1 सीट, उम्मीदवार 2। अभिषेक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए।
और अब खबर में आगे बढ़ेंगे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। पश्चिमी यूपी के जिलों में आज वो चुनाव प्रचार को तेज करेंगे। बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा में आज उनकी रैली होगी। 31 मार्च को बरेली, रामपुर और पीलीभीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली होगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के बड़े चेहरे में एक हैं और उनकी पकड़ भी पूरे देश भर में मानी जाती है, न केवल उत्तर प्रदेश में, जिसको देखते हुए स्टार प्रचारकों में वो आते हैं और आज से वो चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। और अब खबर में आगे बढ़ेंगे। मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की सेहत पर रिपोर्ट मांगी है। एमपी एमएलए कोर्ट ने सेहत पर जानकारी मांगी है। बांदा जेल से अधीक्षक से 2 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है। कोर्ट ने सवाल किया है, मुख्तार की तबीयत कब बिगड़ी? बड़ी जानकारी मुख्तार अंसारी को लेकर के सामने आ रही है, जहां कोर्ट में उनकी तबीयत नासाज बताई गई। एमपी एमएलए कोर्ट ने जवाब मांगा है। बांदा जेल अधीक्षक से पूछा गया है कि मुख्तार अंसारी की तबीयत कब बिगड़ी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 27 न्यूज।